एफसीआरए क्या जेपीसी में? सवाल सबसे बड़ा है कि क्या ये वक्फ का एक रिपीट है कि कुछ और खेल है? बात करेंगे धीरेन्द्र पुंदीर जी से। सर जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम। जय भारत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेफ टॉक के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत अभिवादन। सर ये जो एफसीआरए गया है जेपीसी के अंदर, मैं पता नहीं, मेरे को 1-2 दिन से ऐसे ही लग रहा था कि ये जेपीसी में डालेंगे क्योंकि वो सेफ स्पॉट रहेगा। आराम से निकल जाएगा वो, ना कोई इसको रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है, ना कुछ होगा वहाँ पर, वो निकल जाएगा। अपना कमिटी-कुमिटी में थोड़ा हंगामा होगा, उसके बाद गायब हो जाएगा वो। और उससे आपका जो डिलिमिटेशन है उसके अंदर आप किसी से एफसीआरए का वोट नहीं मांग रहे हो। तो डिलिमिटेशन भी अगर आपका थोड़ा खुल जाता है। मेरा ये कहना है सर, आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी इस पर चर्चा है। अभी तो वो जब जाएगा पेश करेंगे या जेपीसी के लिए भेजेंगे, उसके लिए बाकायदा उनको निकालना पड़ेगा। पूरा तैयारी पहले डील करेंगे। अब आपको दिखा रहे हैं, अभी तक तो जो है जेपीसी में नहीं आया है, लेकिन वो जाएगा ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि जेपीसी में जाएगा। और उसके लिए इसलिए किया जा रहा है कि वो पहले जो सरकार है उसका परिसीमन बिल को पास कराना, पहले उसके लिए जिम्मेदारी ज्यादा लग रही है, क्योंकि परिसीमन जो है आने वाले 25 साल की राजनीति को डिफाइन कर देगा। क्योंकि ये परिसीमन आप देखेंगे 2002 के बाद का है, तो अगले 25-30 साल तक की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इसी पर जाएगी। तो इसीलिए सरकार इसको एक बड़ा खेल मान रही। दूसरा क्या है कि बहुत सारी जगह पर अगर आपने देखा होगा आदि की, वो जो ऑर्गेनिक नहीं है ग्रोथ, जो डेमोग्राफी का जो चेंजेस आ रहा है वो आर्टिफिशियली ला जाए। तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जिनको दोबारा से सरकार को देखना है, कहाँ किस तरह से एक अलग तरीके से हुआ। इसके बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबा परास उसका है अगर हम परिसीमन बिल का देखेंगे तो वो एक बड़ी चीज है। लेकिन सरकार के पास एफसीआरए, अब वो उन्होंने कैरेट के तौर पर इस्तेमाल किया या स्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो वही बताएगी सरकार, क्योंकि अभी तक वो कुछ भी नहीं सुन रहा है। अभी भी आपने देखा होगा, आज भी ये कहा कि हाँ अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन आपको बैठा होना चाहिए। तो वो बैठेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, वो चाहते ही नहीं है। दरअसल सरकार ने खेल शुरू किया था एक बड़ी स्ट्रेटजी में, लेकिन कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि राजनीति का मैसेज वही जाए जो आप चाहते हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे व्यग्र है तो बीजेपी के समर्थक सबसे ज्यादा उत्सुक है। उनके अंदर एक जिज्ञासा है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा थोड़ा वो कि यार ये कुछ भी बोले जा रहे। वो कह रहे हैं, जैसे अभी आपने अमित शाह उसको सुना थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है कि वो सामने खड़ा हो जाए। ये सब इसी तरह की लैंग्वेज में जैसे मैं बोल रहा हूं। तो इस तरह की लैंग्वेज से देखिए, राजनेता तो समझता है, वो जानता है कि इस समय फ्रस्ट्रेशन है क्या सामने वाले को या क्या है ना, वो जानता है इस भाषा का। लेकिन समर्थक जो अपनी छवि ये बनाए घूमता है कि हमारे हमारे गृह मंत्री को कैसे बोल सकता है हमारे गृह मंत्री तो इसका जवाब देंगे, उन्होंने नक्सल उड़ा दिया, उन्होंने 370 उड़ा दी, ये क्या है। तो वो थोड़ा सा डिस्करेज भी होता है, नाराज भी होता है, वो सब चीजें चल रही है। लेकिन सरकार अभी भी अपने ऑप्शंस तलाश रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि ये जरूरी नहीं है सरकार के लिए एफसीआरए हमको समझने की जरूरत है। पहले भी बिल पास हो चुका है, हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, अमेंडमेंट में कुछ ऐसी चीजें वाकई लाए हैं जिसमें हमने सांप की पूंछ पर पैर रख दिया और वो सांप ऐसे खड़ा हो गया। बहुत बड़ा कोबरा है, वो अचानक ऐसे खड़ा हो गया। तो वो सब दिख रहा है आपको, अमेरिका से लेके यहां तक सबकी एकदम हाहाकार, छाती पीटना सब सुन रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ वो नहीं सुन रही है, सरकार ये भी समझती है कि हमको इस वक्त क्या करना है। क्योंकि आप ये देखिए, डिलिमिटेशन से कितनी बड़ी एक्सरसाइज है जिसको कराने के लिए आपको इस तरह का मूड जाने कब बनाना पड़े। क्योंकि आप इसको ऐसा समझिए कि अगर आज जिस तरह के मूड में सरकार है, ये भले ही चूंकि सीजेपी के बाद ये माहौल बदला है, मैं ये भी कहूंगा हाँ ये बदला है, चूंकि आप देखेंगे अलग अलग तरीके से। लेकिन सरकार का एक रुतबा जो एक होता है कि सीटों से ज्यादा, चूंकि उन्होंने जिस तरह से 2024 के बाद कमबैक किया ना, उसने राजनीतिक दलों को, जो विपक्षी हैं, उनके अंदर एक डर पैदा कर दिया था। ये क्या है, एकदम देखिए आप, हरियाणा बिल्कुल सफाया हो गया, जबकि वो तो मंत्रिमंडल बांटने लगे थे। आपको याद होगा वो विश्व प्रसिद्ध सलीम लंगड़ा, मतलब वो, माफ करना, सलीम लंगड़े पे रो तो मत फिल्म है, तो आप योगेंद्र यादव पे मत रो। मुझे हमेशा अचानक योगेंद्र सलीम यादव याद आ जाता है। तो साहब आप ये सोचिए कि वो कह रहा था कि मैं नहीं, मैं आंधी और हवा नहीं, मैं सुनामी समझ रहा हूं, सुनामी सुन रहा हूं।
याद है ना वो हरियाणा के चुनाव में कह रहा था कि सुनामी आ रही है। अब ये सोच के मैंने सोचा यार इसको मैं बचपन में ये मानता था, जब टेलीविजन पे देखता था, ये बताता था देश के दूरदर्शन पे कि ऐसा हो रहा, तो मैं इसको मानता था, इसको बहुत पता। ये इसका 22वां 23वां चुनाव हुआ जिसमें इसको रोज सुनामी हो देती। किसी ने इसके घर में कहा नहीं कि चाचा आप जाके इलाज करा ले, तेरे कान में अपने आप बज रहे हैं। उसको इलाज कराना चाहिए था बजाय इसके। तो आपने देखा फिर हरियाणा बुरी तरह हारे, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल एकदम हवा उड़ गई, वरना महाराष्ट्र में तो मंत्रिमंडल तय कर चुके थे। उसके बाद फिर आप जब बिहार आ गए, बिहार में तो इनको लगने लगा कि तेजस्वी कौन सा रंग पहन के जाएगा। तारीख बता दी 17 तारीख को हम ये करेंगे, और उन्होंने ढूंढने लगे होंगे पादरी वादरी, क्योंकि उनकी पत्नी चाह रही होगी भाई पादरी आके इस बार जलवल छिड़क के सीट को ऐसा कर दे शैतान कभी आए ही नहीं यहाँ। तो लेकिन वहां फिर उल्टा हो गया। अब इसके बाद आखिर में हम लोग सब बंगाल पहुंचे, ये लोग भी बड़ी उम्मीद से गए थे, नहीं वो सुना था कि सुने थे कि उड़ेंगे गाली पर्चे, गए हम भी थे, लेकिन तमाशा ना हुआ। तो वहां भी तमाशा नहीं हुआ, वहां ये हालत होगी। इसने क्या किया कि आप इसको ऐसे देखें गंभीरता से कि आदि आपने टीएमसी का उदाहरण लीजिए। टीएमसी हार गई पार्टी, चुनाव हारती है पार्टियां, कोई बड़ी चीज नहीं, आती है जाती है। और इसको तो वही हुए थे भाई 2011 से 2026 तक 15 ही साल हुए थे, बहुत सारी पार्टियां 34 साल बाद भी हारी है। लेकिन आप समझते हैं 29 विधायक, 29 सांसद जिसमें से एक मर गया, बसीराट खाली है, तो 28 में से 20 भाग गए। भाई उनको तो 2029 में टेस्ट देना था। भाई यार मेरे पड़ोसी के लड़के के नंबर कम आ गए या मेरे चाचा के बेटे के नंबर कम आ गए, इसके चक्कर में मैं अपनी मार्कशीट थोड़ी फाड़ लूंगा या मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा। आप ये सोचिए, उन्होंने तुरंत वो पार्टी उठाई और अपना बराबर में कमंडल लगाया, और भाग्य मोदी जी के पास कि अंडे नहीं बजने चाहिए, बस हमको इतना आशीर्वाद दे दो खुशी के मारे। क्यों? क्योंकि मनोबल टूट गया, वो सिस्टम। तो ये जो परिसीमन है, ये इस बीच में ये सरकार ला रही है। शरद पवार की पार्टी के लोग भाग के चले गए, है ना, उद्धव सेना के लोग भाग के चले गए शिंदे में। ये क्या है, जबकि चुनाव हो चुके ना भाई, 29 में होंगे, हो जाएंगे 29 में तो बहुत सारा बादल बदलेगा। लेकिन नहीं, वो लोग डर गए। तो वो ऐसा माहौल सरकार को हर बार नहीं मिलता। तो सरकार चाहती है कि परिसीमन मेरे लिए बड़ी चीज है, एफसीआरए में कभी भी सिंपल मेजोरिटी से पास करा लो। भाई इतनी मेजोरिटी तो हमेशा रहेगी ना, आप समझ रहे ना, एक जो इतनी मेजोरिटी तो आज भी है कल भी है। वो आज ही चाहेंगे तो सारा परिसीमन में पास करा लेंगे, क्या मतलब इसको पास करा लेंगे, क्योंकि परिसीमन में उनको 2/3 चाहिए, उसमें तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए ना, तो वो उनके पास है ही। वो तो है सर। सर अभी यहाँ पर एक और थोड़ा गेम हुआ है जो जिसके बारे में कई लोग बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर आपने लाठीचार्ज कर दी, ठीक है जी, वहां पर आपने टीयर गैस चला दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो अभी एक जो विपक्ष था वो तो बोलता था कि साहब आप लाठीचार्ज आपने कैसे करी, किसने कराई, ये वो। अब क्या बोलोगे? तो वो पूरा लाठीचार्ज का नैरेटिव खत्म हो गया अब तो। भाई एक लाठीचार्ज दूसरे लाठीचार्ज को कैंसिल कर देता है। तो ये जो झारखंड में हुआ, कहीं ना कहीं ये तो फंस गए आके इसके अंदर। तो ये तो बोलते हैं ना, गड्ढा किस, तुम उनके लिए गड्ढा खोद रहे थे, बीजेपी ने तुम्हारे लिए गड्ढा गड्ढा खोद दिया। बीजेपी वाले भी गिरे इसके अंदर, लेकिन जो इन्होंने गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था ये तो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आप एक जो बड़ा अपना कॉलर ऊपर करके नैरेटिव लगा रहे थे, देखो ये करते हैं, गोली मारते हैं, ये करते हैं, वो तो पूरा गया खत्म। दरअसल इसमें एक आदि, इसमें सीधी कहानी नहीं होती। राजनीति में बेशर्मी बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत है सर जी। हाँ वो इतनी बड़ी ताकत होती है कि आप बाकी ताकत उसके सामने कुछ नहीं रह जाए। आपको मालूम है अभी क्या हुआ? मैं जब आपके चैनल पे आ रहा था बात करने, उससे पहले मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट में आज क्या क्या हुआ, चूंकि हम लोग शाम को जरूर देखते हैं भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैंने बयान देखा, और जब ये सवाल किया गया अखिलेश जी से, तो अखिलेश बाबू ने कहा कि देखिए ये झारखंड के छात्रों को ये सारे सवाल मोदी से पूछना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने उनको नौकरी नहीं दी। अब आप ये सोचिए कि मैंने कहा कि ये बात आप अगर हेमंत सोरेन को बता देते तो कम से कम उसको ये समझ में तो आ जाता कि भाई मुलायम सिंह और अखिलेश के समय में नौकरी देने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी, भले ही राज उनका रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी बेशर्मी के सहारे वो सब करेंगे। अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भाई लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं आपको एक बार बता दूं,
इन्होंने पूरा मेकअप करने की कोशिश की कि भाई मारपीट, वो लाठीचार्ज बहुत ज्यादा ना किया जाए। आपको समझ नहीं रही, लाठियां बड़ी संभाल संभाल के रखनी पड़ी, क्योंकि उनको मालूम है कि इस समय हमने इसी पे फंसाया हुआ है। तो वो चाह नहीं रहे थे, लेकिन अब देखिए पार्लियामेंट के सांसद विधानसभा के अंदर वो घुस गए, पार कर गए, तो वो चूंकि वहां जाके करेंगे क्या? उन छात्रों में और इन छात्रों में अंतर था। देखिए ये भी समझिए कि दिल्ली में जो छात्र थे उनमें 2800 अपराधी थे, उनमें से एक का एनकाउंटर हुआ। अभी शामली में जिस आदमी का एनकाउंटर हुआ, वो आदमी इसमें था, 2 दिन रहा। जिन 9 आतंकियों को पकड़ा, जो जो लोग पेट्रोल बम बनाने, जिनको पेट्रोल बम दिए गए, उनके बारे में पंजाब पुलिस ने खुलासा किया, उस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि केजरीवाल जिस तरह से खेल कर रहा है, सॉफ्ट खालिस्तान के चक्कर में जो एक आइडिया वो ले रहा है, वो बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। लेकिन हम लोग अभी झारखंड पे हैं, तो आप ये सोचिए कि दिल्ली की अगर वो भीड़ अंदर घुसती, जो ये कहने आई थी कि हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे, याद है ना, नेपाल बना देंगे, उनकी भीड़ में और इस भीड़ में जो यहाँ आई है, एक अंतर है। वो अंदर भी घुस गई तो क्या कर रही है, आराम से घूम रही, नारे लगा रही। ये लोग अंदर इसलिए घुसना चाहते थे कि इस देश को नेपाल बनाना है। तो इसीलिए उस बेशर्मी का, जब माँ बहन की गालियों का अगर कोई पार्टी, कोई पत्रकार या कोई इस तरह का ग्रुप, जो चाहे अजीत अंजुम हो या जितने भी ये लोग हैं, आशुतोष हो या हो, जिन लोगों ने माँ बहन की गालियों को गौरवान्वित करने की और अपने घर की परंपरा बताई, मुझे लगा उनके घर में बच्चे इसी तरह बोलते होंगे एक दूसरे को, तो वो बाकी सब जवाब दिया देश ने। तो आप ये समझिए छत्तीसगढ़ का, इसका झारखंड का नैरेटिव अलग है, वो उसको लादने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज्यादा बाहर भी इम्पैक्ट है। आप समझते हैं कि दीपके यहाँ आ गया दिल्ली, जबकि दीपके लिए तो वहां जाना बहुत जरूरी था, वहां तो पहले से भीड़ मौजूद है। भाई पूरी स्टेडियम में 8 से 10 हजार लोग तो हमेशा मौजूद रहे। और दिल्ली में तो 19 तारीख से 20 से 18 तारीख, जब तक उन्होंने उसको नहीं उठाया था वांगचुक को, तब तक तो रात के समय में वो रोटी जो फ्री की बिरयानी खाने आते थे 1200, वरना तो दिन में तो 200-250 रहते थे, जिनमें से 150 यूट्यूबर होते थे जो एक दूसरे को गालियां निकालने में लगे रहते थे। यहां तो भीड़ थी ना, इसके बावजूद दीपके नहीं गया, क्योंकि दिल्ली से नैरेटिव बनते हैं, झारखंड में सिर्फ कहानियां बन सकती हैं। आप अभी देखो कितने चैनलों पे दिखा, कुछ नहीं, कहानी खत्म खत्म, कौन सा, जबकि वहां रोज आ रहा था कि ये आदमी बैठा है, देखिए साहब, ये आशुतोष रांग का एलएससी से पढ़ के आया, दूसरा कुछ और बता रहा, ये बता रहा। अब उनकी सारी कहानियां भी खुलने लगी कि ये साहब पढ़ के कुछ नहीं आए, ये यहाँ से गढ़ने, इसको बर्बाद करने के लिए आए थे। इनका तो बल्कि वो अपने अय्यर साहब तो अभी ढूंढते ढूंढते ये तक पूछा है कि बोस्टन में यार ये कभी पढ़ाई नहीं, वो तो ये तक ढूंढ रहे हैं, कह रहे साहब ये देखिए एलमनी की लिस्ट है, और वो जो है और पता नहीं क्या क्या वो आज निकाला है उन्होंने कि ये मैंने सब चेक कर लिया कि सारे डिपार्टमेंट्स में ये पिछले 4 सालों के बैच में इस नाम का आदमी नहीं है, तो ये कहाँ पढ़ा है। तो इन सब की कहानियां खुलती जा रही है। सौरभ दास देखिए एक ऐसे मकान में चला गया जिसके मकान मालिक मर चुके 2023 में, उनके साथ उनका वो कह रहा है जो उत्तराधिकारी साहब, हमने तो, हमारे पास वो डीड खो गई है, अब ये पता ही नहीं। आप सोचिए कि उनको किसने मकान दिया किसको नहीं, क्योंकि वो किराए का खर्चा अगर 1 लाख, वैसे तो 7-8 लाख है, अगर आप बराबर में किसी से भी उसके मकान का किराया लेंगे तो 7 लाख है, लेकिन चलिए इनके लिए, इनको उन्होंने मान लिया होगा ये खुदाई खिजमतगार है, इनको हमको शांति से देना चाहिए, 1 लाख दिया होगा। तो 1 लाख के लिए तो इस आदमी की सैलरी कम से कम 4 लाख 5 लाख होनी चाहिए। कौन सी कंपनी में काम करता है ये, कौन सा इंडिया टुडे का सीईओ हो गया क्या? तो ये सब झूठ भी सामने आ रहे खुल के, ये सब चीजें दिख रही है। तो झारखंड बेशर्मी जरूर है, बेशर्मी से वो उसका कर सकते हैं, वरना तो आप देखिए झारखंड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए आज एक ईडी ने केस दर्ज कर लिया, ईसीआईआर कर लिया, उनके खिलाफ दर्ज कर लिया। अब ईसीआर ने कर लिया तो अब ईडी देखेगी करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का सारा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने, ये तो डर गया हेमंत, ये क्या कहानी होगी, वो तो खुद ही जेल में रह के आ चुका, उसको मालूम है कैसे होता है। तो उसने जिस आदमी को बनाया था खैगरियात को, वो उसने उसको कल उसने इस्तीफा दिया, हटा, और आज उसको अरेस्ट कर लिया। अबे ये इस्तीफा नहीं देता तू अरेस्ट करता क्या? क्योंकि ईसीआर होगी, उसको मालूम है सीआईआर और होगी ईडी की। अब ये उठ जाएगा तो कहानी बता देगा कि यार ब्रीफकेस मेरे पास जितने आते थे ये तो 75-25 का खेल था, इससे ज्यादा थोड़ी था, मेरी हैसियत तो 25 पैसे की है, जिसने 75 लिए उनको पकड़ो। तो इसीलिए ये सारी कहानियां अगर देखेंगे आप तो ये बहुत बड़ा खेल है। और
ये खेल इतना बड़ा है कि इस सरकार को फैसले लेने से रोकने की कोशिश है। अगर इस सरकार, एक बात आप इंटरेस्टिंग सी सोचिए, अगर इस सरकार ने अपने समय, आपने इसका वादा सुना था कभी? आपने सुना था अमित शाह ने किसी रैली में कहा कि मैं एफसीआरए लाऊंगा? आपने सुना था कि कभी उसने कहा था कि भाई मैं परिसीमन लाऊंगा? नहीं। उनको लगा कि ये जरूरी है, ये बीमारी है, हमने इस्लामिक टेररिज्म का मुकाबला कर लिया, हमने जिहादियों की नस पकड़ी है, हमने जिहादियों को, हमने छांगुर जैसे, झांगुर पीर जो था, वो किस तरह से उसके पास 100-150 करोड़ मिला। मतलब हम लोग देखिए, इतने सालों से हम लोग जर्नलिज्म कवर करते हैं। आदि मैं आपको बताऊं इन्वेस्टिगेशंस की कहानी, दर्शकों के लिए भी साहब के बता दें कि ये जो 100-200 करोड़ की कहानियां हैं, ये लोग बोलते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने देखा मूंगफली खाता हुआ आदमी मूंगफली बेचने वाले से कहता है साहब वो तो 500 करोड़ कमाया है। मुझे पता है, इनको ये भी नहीं पता 500 करोड़ में जीरो कितनी आएंगी, लेकिन इस देश में मजाक हो गया, मूंगफली वाला भी। लेकिन आप कभी भी लिखा पढ़ी में 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए ढूंढना भारी होता है। छांगुर पीर के में पहली बार हमने पढ़ा कि इसको इतना पैसा आया है। आप सोचो कि कैसे रेट लगा, कि लड़कियों के रेट लग रहे हैं, ब्राह्मण को इतने, ब्राह्मण कन्वर्ट करोगे उसको लाओगे, उसको लाओगे राजपूत को इतना, दलित को इतना, सारी चीजें उसमें लिखी हुई एफआईआर में, और वो सब अपने बयान में बोला है। तो आप ये सोच के देखिए, आपने जिहाद का और कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा जो रैकेट था, जो वहाबी मूवमेंट है, जो 1979 से शुरू हुआ, सऊदी अरब ने शुरू किया, जिसने आपके पूरे बॉर्डर्स खत्म किए, आप उसको समझ चुके थे, उसको वैसे भी समझा जा चुका था, लेकिन आप ये समझने में नाकाम थे, आपके जहन में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके जहन को इस बॉलीवुड की फिल्मों ने कब्जा किया हुआ है। मैं 99% लोगों को जानता हूं जिनके इतिहास की समझ या रामायण की समझ रामानंद सागर ने बनाई है, जिनकी टीपू सुल्तान की समझ टीपू सुल्तान सीरियल ने बनाई है। उस जैसे हत्यारे को इतना ग्लैमराइज कर दिया था, हर लड़का हिंदुस्तान का बच्चा, वो हिंदू बच्चा, वो सोचने लगा था मैं टीपू सुल्तान बनूंगा। तो आप ये सोच के देखिए कि इस पूरे बीच में ईसाई मिशनरियां क्या कर रही हैं। मैं एक फाइन अंतर बता रहा हूं आपको, जो आपको शायद मुझे लगेगा कि अलग है। क्या मिशनरियां कब्जा करके, या जहां क्रिश्चियन ज्यादा हो गए उन्होंने जबरदस्ती जाके औरतें छीन ली हो, ऐसा तो सुनते नहीं जैसे मुस्लिम करते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत पैसा है। झूठ दोनों का है भाई, झूठ तो दोनों बोलते हैं, क्योंकि आप सोचिए, वो कहते हैं हिंदू धर्म में अंधविश्वास बहुत है, क्रिश्चियन का सबसे पहला, और वो ऐसे करते हुए, साला मैंने तो आज तक नहीं देखा हिंदू में कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, वो एकदम हाथ लगाता है, वो पक्ष गिर जाता है, देखा ना, फिर एकदम चलने लगता है कि मैं तो आज तक उठा नहीं था मुझे। ये सब झूठ क्या है, इस झूठ के बावजूद वो कर रहे, क्यों? क्योंकि इस झूठ से नहीं बदल रहे, वो पैसे से बदल रहे हैं। तो ईसाई मिशनरियों का ताकत वो नहीं थी, उनकी ताकत थी पैसा, झूठ, शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके लिए एनजीओ, एनजीओ के साथ पैसा, उस पैसे में से 20% उस बिल्डिंग में, 80% कन्वर्जन के लिए। और इस देश में बहुत सारे, मैं तो चूंकि हम लोग इस पर एक बार स्टोरी कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने फिर हम आगे नहीं बढ़े, नहीं किया उस पे, क्योंकि उसमें क्या था, हम लोग ये देख रहे थे, हम लोगों को 15,000 रुपया देंगे, हर महीना देंगे, लड़की से शादी कराएंगे, ये सब है आइडिया। तो इस सब के मूल में पैसा है, ये अमित शाह ने पकड़ा, ये शाह ने पकड़ा। जब नक्सल उन्मूलन वो जब कर रहे थे, इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जब नक्सल उन्मूलन किया जा रहा था ना, ये अचानक आएगा आपको कि भाई ये कहानी क्यों, क्योंकि राजनाथ सिंह तो बेचारे कुछ नहीं पकड़ सकते थे निंदा करने के अलावा, वो निंदा ही करते थे। तो ये 5 साल में इन आदमी ने, पिछले पूरे 5 साल में जब वो नक्सल से टकरा रहे थे, तो उनको ये समझ में आया कि ये जो इसकी नाभि का अमृत यहाँ नहीं है, इसका सर काटते रहो। ये एक बार आपने इसको मार दिया, एक बार गोंडा को मार दिया, एक बार कोंडा को मार दिया, एक बार किसी को मार दिया। हम लोग तमाम गाँव में घूमे हुए, मैं तो खुद एक एक जगह पर, झारसा, गूड़ा, बस्तर वस्तर सब जगह, बस मैं वहां नहीं जा पाया था जिसको ये अपनी राजधानी कहते हैं अबूझमाड़, क्योंकि उस वक्त तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। बाकी सब जगह हम लोग घूमे जहां जहां ये हुआ। तो वहां ये समझ में आता है कि ईसाई मिशनरियों ने पैसे से उसको जिंदा रखा, उन सारे इलाकों को, ताकि वहां इंडियन गवर्नमेंट ने, अच्छा अब तो सड़कें जाती है, मैं इसलिए बता रहा हूं, अंतागढ़ एक जगह है, जब मैं उसको कवर करने गया ना आदि, जब मैं कांकेर के पास एक जंगल में, जहां सबसे ज्यादा, अगर आप टाइप करोगे, दर्शक भी टाइप कर सकते हैं, अंतागढ़ में, तो मैंने देखा यार स्कूल क्यों उड़ा रहे हैं, ये 2004-5 की बात है। मैंने कहा ये स्कूल क्यों उड़ाया, अच्छा ये रोड रोलर क्यों चला के रख दिया, ये पीडब्ल्यूडी के दफ्तर को क्यों फूक रहे, ये समझ में नहीं आ रहा ना भाई। आप विकास के लिए लड़ रहे हो, आदिवासियों के लिए लड़ रहे हो, तो इनके लिए अगर स्कूल खुल गया तो उसको क्यों उड़ा रहे हो।
भाई आपको ये समझना पड़ेगा ना कि क्यों, क्योंकि उसमें ईसाई मिशनरियां ये चाहती थी कि अंदर के लिए सिर्फ वो इन आदिवासियों का ख्याल कर रहे, वो इन आदिवासियों को खाना दे रहे, वो इनको पीना दे रहे, और वो सारे पैसे जानते कहां से आ रहे, जैसे फ्री का राशन जो प्राइम मिनिस्टर की जो योजना है उस पे वो लगा के अपना दे देते थे। तो इस सबको जब अमित शाह ने समझा तब ये एफसीआर आया, इसीलिए ऐसे एफसीआर से दिक्कत हो रही है। ये एफसीआर तो बड़े इनको तंग करेगा सर, बड़ा बुरी तरह तंग करेगा, और ये पॉलिटिकल गेम है। अभी ये देखिए, ये मेरे को तो ये दिख रहा है कि अभी बाहर निकलेंगे ये, और जिस दिन अमित शाह साहब खड़े हो गए ना पार्लियामेंट में, उस दिन ये धुलेंगे। वो तो आज कह रहे हैं ना किरण रिजिजू ने कहा ना कि भाई एक सीधी सी बात है, ये इको कर रहा है। हेलो, हाँ अब ठीक है। तो जो किरण रिजिजू साहब ने कहा ना कि भाई वो बोलेंगे, वो छात्रों पे बोलेंगे, लेकिन शर्त ये है कि तुमको बैठे रहना है। वो तो अब वो शर्त मानेंगे, वो सुनेंगे, आपको लगता है वो सुनेंगे? देखिए कुछ चीज, मैं एक छोटी सी बात जो शायद आपके दर्शकों को पसंद ना आए, एक गड़बड़ तो हो रही है क्योंकि वो जो भी कर रहे हो, लेकिन एक आम छवि ये हो रही है कि वो डर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, आप या मैं ये विश्वास कर रहे हैं या समझ रहे हैं, लेकिन जनरली ये बात आती है और आपको ये लग रहा कि वो आज नहीं बोल रहे तो कल नहीं बोलेंगे। वो तो सदन में आपका पहले भी नहीं सुनना चाहते, अब भी नहीं सुनेंगे। मेरा मानना यही है कि अभी भी वो गुणागणित में लगे हुए हैं, अभी भी उन्होंने एक सामने रखा हुआ है कि भाई ये ले लो या ये हटा दो। ये लाल दुहोमा ने जो बताया 12 अगस्त को ये बिल आएगा, वरना तो बाकी किस रिपोर्टर को कुछ पता है? वो 12 अगस्त को कोई कंफर्म थोड़ी है कि आएगा। भाई आज लग रहा था ना कि 2 दिन ये खाली है, ये क्या करेंगे, क्योंकि ये भी तो हम ही लोगों का आइडिया कि यार ये 2 दिन बचे हुए 11, 10, 11 वो क्या करेंगे, क्योंकि 12 को तो बिल आ रहा, जबकि अभी कोई वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे भाई। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो आराम से अपना काम कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी कितने आराम से जो जीत के आए हैं मेडल, उनके साथ कितना घूम रहे हैं, फिर आईआईटी में भाषण देने जा रहे हैं, आईआईटी में वो उसमें समारोह में शामिल हो रहे और इतने बढ़िया सूत्र वाक्य बोल रहे। आपने सुना होगा कल उन्होंने कहा कि जो खेलेगा सो खिलेगा, भाई जो खेलेगा सो खिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जिंदगी में सिलेबस नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस ही होता है सब कुछ। तो ये खेल है, ये जो अभी वो मोदी और शाह खेल रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस ही तो खेल रहे हैं। ये जो चल रहा है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। अगर सिलेबस में होता तो आपको भी मालूम होता आदि, और मुझको भी मालूम होता और दर्शकों को भी मालूम होता। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसीलिए ये तो इंतजार करना पड़ेगा। चलिए सर, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए, हमेशा आपसे बड़ा एक अलग एंगल सुनने को मिलता है। एंड अभी तो मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा हैवी है सब कुछ, बट देखते हैं क्या होता है। ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है, सर के चैनल घूमता आईना और हमारे भी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। न्यूज पॉइंट मैं मेरी माफी चाहूंगा, मैं आज एक्चुअली अनुपम जी के बारे में नहीं, मैं अभी थोड़ा टाइम पहले अनुपम जी के बारे में नहीं, वो उनके बारे में सोच रहा था, उनको फोन कर रहा था पता करने के लिए तबीयत ठीक है कि नहीं है, तो वो दिमाग में था मेरे। बट न्यूज पॉइंट को भी सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।